हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे रोटेशनल मोशन। ये आपका 11th पार्ट होगा। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हम बहुत सारा पार्ट इसका कवर कर चुके थे। लास्ट के एक दो पार्ट था जिसको हम मतलब जिसके बाद ये वीडियो कट हो गया था, तो उसको हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। तो बाकी सारा चीज आपको नहीं देखना है, बस दो ही चीज पे हम बात करेंगे, क्योंकि बाकी सारा बात हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। एक था विस्कस फोर्स, विस्कस लिक्विड, और एक था नॉन विस्कस लिक्विड। तो उसमें थोड़ा सा एक कंफ्यूजन था जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में पूरा कर नहीं पाए, तो उसको हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम बता रहे थे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत कमाल का क्वेश्चन पूछा है। ये जो क्वेश्चन है जो कि जेई एडवांस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके बाद भी हम लेंगे वो भी क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग ही क्वेश्चन होगा। और दोनों में बहुत कमाल का बात है कि अब देखिए, बस हम ये क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहे थे, ए बी सी यहां तक तो हम पहुंच गए थे। बस हम थोड़ा सा इसमें बताने का कोशिश करेंगे। तो इसमें बस इतना बताना है कि जब ये नीचे जाएगा, यानी कि जब हम इसमें एक, समझिए ये आपका स्फीयर है और ये कंटेनर है। कंटेनर में नॉन विस्कस लिक्विड फिल किया गया है इस टाइप से, और ये है आपका कैपिटल वाई, दिस इज कैपिटल वाई और दिस इज एक्स, यानी जो लिक्विड है वो एक्स है। तो इसमें यही पूछा जाता है कि एक्स पे कितना फोर्स लगाएगा। और पहला वाला पार्ट में आपसे कहा गया है कि ये जो है नॉन विस्कस लिक्विड है, दिस इज नॉन विस्कस लिक्विड। तो क्या एक्स वाई पे या वाई एक्स पे कितना फोर्स लगाया गया? फोर्स एक्सर्टेड ऑन एक्स ड्यू टू वाई। अब इसकी वजह से कितना लगेगा, क्या वो mg के बराबर होगा? तो ये कहना, क्योंकि इसमें बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये फ्रेम करके ये दिया गया है, तो उसको हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्या ये mg के बराबर फोर्स लगाएगा? बिल्कुल नहीं। ऊपर लगने वाला फोर्स बाइवेंस फोर्स, नीचे लगने वाला फोर्स सिंपल सा बात है, इसका मास कैपिटल एम है तो नीचे लगेगा सिंपली mg। तो क्या Fb mg के बराबर हो जाएगा? इज इट क्लियर कि Fb जो है क्या बैलेंसिंग फोर्स है? तो नहीं, क्योंकि ये नीचे आएगा तो ये एक नॉन बैलेंस फोर्स है, यानी कि कभी भी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन नहीं करेगा। सो दिस इज द पॉइंट जो कि हम इसमें बताना चाह रहे हैं। तो इसमें Fb जो कि होता है बाइवेंस फोर्स, तो इसका वैल्यू क्या होता है? V रॉ जी। इसका वैल्यू होता है V रॉ जी, यानी कि जितना पानी डिस्प्लेस्ड करता है, और ये V हुआ उसका क्या? वॉल्यूम, और G जो हुआ उसका क्या हुआ? डेंसिटी हुआ, और G सॉरी रॉ उसका डेंसिटी हुआ, और G तो सिंपल सा बात है, G तो कांस्टेंट है। तो यही बहुत कमाल का क्वेश्चन इसमें फ्रेम किया गया है। हालांकि ये क्वेश्चन इधर 4 टोटल 16, समझिए कि एक सिंगल क्वेश्चन जो कि आपको बहुत लंबा लग रहा होगा, ये लंबा नहीं है, क्योंकि इसमें इधर का 4 उधर का 4, यानी कि टोटल 16 कॉम्बिनेशन हमको बनाना है इस क्वेश्चन में। तो उसमें आपको क्या लगेगा कि Fb क्या mg के बराबर हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अब हो सकता था, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी d दैट इज इक्वल टू सिंपली होता है कि मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी को अगर हम लिखें, v को v ही रखें, और डिस्प्लेस्ड जब करेगा तो क्या इस पे जो फोर्स लगेगा, यानी कि Fb बाइवेंस फोर्स क्या mg के बराबर हो जाएगा? ऐसा कभी हो सकता है? तो आइए चेक करते हैं बाइवेंस फोर्स का वैल्यू क्या होता है। V रॉ जी, तो V वॉल्यूम और रॉ क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम इनटू G। तो ध्यान से देखिए, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा और यहां से mg आ जाएगा, तो यहां बराबर हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो लिक्विड है
लिक्विड का डेंसिटी यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड दोनों का डेंसिटी तो सेम कभी भी नहीं हो सकता है कि डेंसिटी जो है एक का ज्यादा होगा और एक का कम होगा, यानी x का ज्यादा होगा तो y का कम हो जाएगा, जिसके वजह से FB इज नॉट इक्वल टू mg हो जाता कब, जब दोनों का डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ x इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ y, अगर दोनों का डेंसिटी सेम हो, यानी इसमें जो नॉन विस्कस लिक्विड हम फिल किए हैं उसका डेंसिटी और ये जो स्फीयर है, ये जो आपका स्फीयर है, इसका अगर डेंसिटी दोनों का सेम होता तो हम कह सकते थे FB दैट इज इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब फिर तब आप कह सकते थे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन ये आपका क्या हो जाता है, FB का वैल्यू सिंपली mg के बराबर हो जाता है, जो कि आपका V से B कैंसिल हो जाता है और ये बराबर हो जाए। लेकिन एक वॉल्यूम जो डिस्प्लेस्ड हो रहा है उसका डेंसिटी कुछ और होगा, यानी कि ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी, सपोज दैट ये जो विस्कस लिक्विड है यानी कि उसका डेंसिटी ऐसा होगा, और ये जो स्फीयर है उसका डेंसिटी अलग होगा, तो ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो डेंसिटी सिंपल सा बात है कि इसका ज्यादा होगा स्फीयर का, यानी कि डेंसिटी ऑफ स्फीयर यानी x को क्या लिए, दिस इज y, सो डेंसिटी ऑफ y इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ x, हेंस इट कांट बी पॉसिबल कि mg FB mg के बराबर हो जाएगा। तो एक पॉइंट तो ये गया। अब ध्यान से देखिए, अब आपसे क्या पूछा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब ये नीचे जाएगा तो क्या होगा, इसका मास डिक्रीज करेगा क्योंकि ये पानी डिस्प्लेस्ड करेगा, जिसके वजह से इसका जो मास है वो डिक्रीज करेगा। तो यही पूछा है कि इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा या ऑलवेज इंक्रीजिंग, ऑलवेज डिक्रीजिंग, जो कि आपके इसमें पूछा है। तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास जो है, पहले क्या होगा, जब ये इस पोजीशन पे रहेगा, जब ये इस पोजीशन पे है, यानी कि जब ये कंटेनर से यानी कि लिक्विड से ऊपर है, यानी कि लिक्विड यहां से है और ये है, तो इसका सेंटर ऑफ मास सिंपल सा बात है यहां पे होगा। लेकिन जैसे जैसे ये पानी में आएगा, यानी कि इस लिक्विड में ये डिप करेगा, जैसे ये डिप्ट कर जाएगा तो क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास इसलिए ऊपर होगा क्योंकि ये पानी डिस्प्लेस्ड करेगा इस तरीके से, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ऊपर शिफ्ट होगा, यानी कि जो सेंटर पे था अब उसका सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इट्स सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है यानी कि इसका COM, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, कहने को तो ये रोटेशन का है लेकिन इसमें सेंटर ऑफ मास का भी एप्लीकेशन है। तो इसका क्या हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ स्फीयर shifted slowly upward, तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है कि पहले इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा, अब धीरे धीरे इसका जो सेंटर ऑफ मास है ये ऊपर शिफ्ट होगा, और जब सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होगा, धीरे धीरे इसका सेंटर ऑफ मास जब ऊपर शिफ्ट होगा तो इसका क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो रहा है। तो जब सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि इसका वेट लेस होगा, लास्ट में तो इसका वेट 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब 0 के बराबर हो जाएगा तो आप तो समझ सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो रहा है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इसका डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग नहीं होगा। जबकि आपको लग रहा हो कि इंक्रीजिंग होगा, नहीं, डिक्रीजिंग होगा।
तो अब दो फैक्ट पे बात की है। अब इसमें कह रहा है कि आप मैकेनिकल एनर्जी इसका बताइए। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी आपका हो जाता है मैकेनिकल एनर्जी सिंपली क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होगा जब ये नीचे आएगा? तो सिंपल सा बात है कि इस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो कांस्टेंट रहेगा? तो सिंपल सा बात है कि मैकेनिकल एनर्जी पे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, कि जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये x प्लस वाई, यानी पूरा सिस्टम का पूछा है कि x प्लस वाई का मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, तो एक का बढ़ेगा दूसरा का घटेगा, तो होपफुली ये कांस्टेंट ही रहेगा, यानी कि ये ऐसा कुछ नहीं है कि बढ़ेगा घटेगा। तो ये भी आपसे पूछा था कि इसका मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा। तो मैकेनिकल एनर्जी अगर हम देखें तो x का, जब x नीचे आ रहा है तो उसका क्या हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे स्लो हो रहा है, क्योंकि अभी नॉन विस्कस की बात कर रहे हैं, अभी हम विस्कस की बात ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हम लाएंगे विस्कस फोर्स, तब उसके अंदर टर्मिनल वेलोसिटी आ जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? तो पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, तो सिंपल इंक्रीज कर रहा है, सॉरी इंक्रीजिंग, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होगा, तो सेंटर ऑफ मास अगर ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग। अब ग्रेविटेशनल एनर्जी अगर इंक्रीज, यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी करें तो ओवरऑल अगर देखें मैकेनिकल एनर्जी x प्लस वाई की, अगर सिंपली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग। काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, मतलब आप समझ सकते हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आएगा वेलोसिटी, तो ये भी कांस्टेंट है। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ से आपको दिख रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, ये कांस्टेंट है, ये बढ़ रहा है, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बढ़ेगा। और अब हम बात करते हैं नॉन विस्कस की। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, और बाकी अब हम बात करेंगे नॉन विस्कस का। तो नॉन विस्कस की यही वाला क्वेश्चन में अगर हम देखें, नॉन विस्कस था तब हम इतना बात किए, अब हम लाते हैं एक नया फोर्स, दैट इज एफ बी, यानी कि विस्कस फोर्स। तो ऊपर लगने वाला दो दो फोर्स लगेगा, यानी कि एक इसको ऊपर, अब ये आपका हो जाएगा, ये जो लिक्विड है ये विस्कस लिक्विड रहेगा, विस्कस लिक्विड। तो यहां से क्या हो जाएगा? एफ बी प्लस एफ वी दैट इज इक्वल टू, यानी ऊपर इसको दो दो फोर्स ले जाएगा, अब ये विस्कस फोर्स में तो ऊपर लगेगा एफ बी और ऊपर लगेगा एफ वी फॉर विस्कस। अब ये बराबर हो जाएगा mg का। अब देखते हैं क्या ये mg के बराबर होगा, तो पिछला बार तो नहीं हुआ था, अब अगर हम देखते हैं तो क्या क्या बराबर हो सकता है, तो इसमें चांसेस है कि ये बराबर हो जाए। अब क्यों? क्योंकि पिछला बार तो सिंपली विस्कस फोर्स को हम, क्योंकि वो नॉन विस्कस लिक्विड था, अब इसमें आएगा एक टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी। तो अगर हम बात करें कि क्या ये आपस में इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर लेगा, बिल्कुल कर लेगा, क्योंकि इस बार ये आपका फिर से y, ये फिर से x, वही पूछ रहा है x y पे इस बार कितना फोर्स करेगा। तो सिंपल सा बात है, अब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर लेगा, यानी कि इस बार लिक्विड जो है आपका विस्कस लिक्विड है। सो एफ बी प्लस एफ वी दैट इज इक्वल टू, तो लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम को इस बार अटेन करेगा, सो एफ बी दैट इज इक्वल टू एफ बी प्लस एफ वी दैट इज एम जी। तो ये एम जी के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऊपर लगने वाला फोर्स, एक तो बाइवेंस फोर्स चाह रहा है कि ये ऊपर जाए, और दूसरा इस बार एक और फोर्स लगेगा जो कि ऊपर के तरफ लगेगा, जो कि इसके टर्मिनल, उसी वजह से इसमें टर्मिनल वेलोसिटी आता है। तो दो फोर्स लग रहा है ऊपर के तरफ, एक तो पहले एफ बी लग ही रहा था बाइवेंस फोर्स, इस बार लगेगा क्योंकि इस बार विस्कस लिक्विड है, तो लिक्विड भी ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, तो इसमें दो दो फोर्स लगेगा। एक तो पहले बाइवेंस फोर्स की वजह से ये ऊपर जाना चाह रहा था, अब विस्कस फोर्स भी लगेगा,
तो ये क्या इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन कर लेगा, इस बार ये mg के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सा बात है, mg के बराबर कब होगा, तो इस केस में, पिछला वाला केस में ये बराबर नहीं था। अब क्या है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो सिंपल सा बात है कि जब ये लिक्विड में डिप करेगा, फुल्ली डिप्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, लास्ट में तो ये मासलेस हो जाता है, क्योंकि ये जितना पानी डिस्प्लेस्ड करता है उतना इसका मास लॉस करता है इस रेट से, v rho g से, तो लास्ट में ये mg के बराबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसकी बात करें तो इस केस में अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो सिंपल सा बात है, सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट होगा, तो सेंटर ऑफ मास अगर ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अब फिर अगर बात करें मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी, तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सिंपल सा बात है कि कोई भी बॉल रहेगा, जितना हाइट पे रहेगा उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना होता है। अगर h हाइट से बॉल ये नीचे आ गया, ये बॉल यहां पे पहुंच गया, h हाइट नीचे चला गया ये, तो इसका mgh से पोटेंशियल क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे आ गया, तो इसी वजह से सेंटर ऑफ मास क्या ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो जिसके वजह से इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है। अब अगर बात हम काइनेटिक एनर्जी की करें तो क्या होगा, नीचे अगर इसका टर्मिनल वेलोसिटी की बात करें तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, ऊपर शिफ्ट हो रहा है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी घटेगा। क्यों, तो इसको रोकने वाला इस बार आ गया है विस्कस फोर्स, जो कि चाहता है कि ये नीचे ना जाए, यानी कि ऊपर लग रहा है, तो दो फोर्स ऊपर लग रहा है, एक तो बायोन्स फोर्स पिछला बार भी लग रहा था, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी पिछला बार क्या था, इंक्रीजिंग था, यानी कि बढ़ रहा था, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इस बार ओवरलैप करेगा। अब कहें कि क्यों ऐसा हुआ, तो इसलिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा बढ़ा और काइनेटिक एनर्जी इस बार मतलब इसका बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें जब हम टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं तो दो फोर्स इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, जिसके वजह से इस बार काइनेटिक एनर्जी डोमिनेट कर गया, यानी कि इसमें दो ही एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों में देखते हैं कौन डोमिनेट किया। तो इसमें पहला वाले में कौन सा डोमिनेट किया, तो पोटेंशियल एनर्जी स्लाइटली बढ़ा होगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास यहां से अगर इतना दूर आया होगा तो सेंटर ऑफ मास इसका स्लाइटली ही बढ़ा होगा। h हाइट से आया, इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे था, अब सेंटर ऑफ मास यहां आया नहीं, तो यहां से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा और काइनेटिक एनर्जी आप कांस्टेंट समझ सकते हैं, ना बढ़ा ना घटा इसके केस में, नॉन विस्कस के केस में। और विस्कस के केस में ध्यान से देख रहे हैं, क्योंकि इसमें विस्कस फोर्स भी लग रहा है, तो इस बार इसका काइनेटिक एनर्जी पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो अगर डोमिनेटिंग फैक्टर देखें तो इस बार काइनेटिक एनर्जी है, तो मैकेनिकल एनर्जी इस केस में घटेगा, इस केस में घटेगा और इस केस में क्या हो रहा है, बढ़ेगा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इस केस में बढ़ रहा है और इस केस में मैकेनिकल एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। सो दिस इज वंडरफुल क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन जेईई 2009, जिसको हम एक एक करके सारे पार्ट को रिव्यू किए, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कहने का तो ये रोटेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, चाहे फ्लूइड हो, चाहे ये मतलब ये क्वेश्चन पूरा मैकेनिक्स का प्रॉब्लम है। अब